मेरी बेटी शादी वाली रात फौत हो गई, मगर मरने से पहले उसने पुलिस को बयान दिया मेरे शोहर का कोई कसूर नहीं है, जबकि डॉक्टर कह रहे थे इस लड़की का शोहर इंसान नहीं जानवर है, इसको पुलिस के हवाले किया जाए। दामाद सामने खड़ा रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दामाद को पुलिस के हवाले करूं या ना करूं। उसी लम्हे नर्स ने मुझे मेरी बेटी का पर्स लाकर दिया। मैंने जैसे ही पर्स खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मैं एक अस्पताल में नर्स थी और डॉक्टर साइदा के साथ बैठकर चाय पी रही थी जब एक लड़की को वहां लाया गया। वो एक दुल्हन थी और जिस तरह के हुलिये में वो आई थी, शायद आज ही उसकी शादी हुई थी। उसके साथ दो लड़कियां आई थी, वो भी बहुत परेशान लग रही थी। साथ एक बूढ़ी औरत थी जो बोली जल्दी जल्दी इसे चेक करें, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर साइदा ने कहा इस लड़की को अंदर ले जाओ। मैं उस लड़की को लेकर अंदर चली गई, लेकिन जब डॉक्टर साइदा ने उस लड़की का चेकअप किया तो वो परेशान हो गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर लड़की को देख रही थी और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, इन्हें कहो कि ये लोग इस लड़की को यहाँ से ले जाएं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उस लड़की की हालत तो बहुत खराब थी और एक डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है। तो फिर डॉक्टर साहिबा इनकार क्यों कर रही हैं? हालांकि ये डॉक्टर बाकी सभी डॉक्टर से बहुत अच्छी थी। जितने भी मरीज आते इनकी तारीफ करते थे, कहते थे ये बहुत अच्छी हैं। फिर आज वो इस लड़की की मदद करने से इनकार क्यों कर रही थी? यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये कह दिया कि इसको अस्पताल से ही भेज दो, सामने वाले सरकारी अस्पताल में। हमारा अस्पताल नीम सरकारी था, यानी कि बाकी सरकारी अस्पतालों से अच्छा था। यहाँ पर अच्छी सर्विस दी जाती थी और लड़की के कपड़ों को देखकर भी अंदाजा हो रहा था कि ये किसी अमीर आदमी की बीवी थी। उसका शोहर कहाँ था ये तो हमें नहीं पता था। उन्होंने मुझे कह दिया कि इसको यहाँ से भेज दो, सामने वाले अस्पताल में डॉक्टर समिया के पास रेफर कर दो, वो ये केस देख लेंगी, मैं नहीं देखूंगी। मैंने कहा कि डॉक्टर बात तो सुने, और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब वो बाहर निकली तो लड़की के घर वाले पूछने लगे कि वो ठीक तो है। उन्होंने उसको भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब मैं बाहर आई और मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि सामने वाले अस्पताल में रेफर कर दे। तो वो लोग हैरान रह गए कि ऐसे कैसे रेफर कर दे, वहीं से तो हम लोग आए हैं, वहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ कोई डॉक्टर समिया होती हैं जो आज छुट्टी पर हैं। आप हमारी मदद करें, लड़की की हालत तो देखें, आप कुछ न कुछ तो कर सकेंगी। बाहर तूफान है, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ और जो मुझसे हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब मैं अंदर गई और मैंने उस लड़की की नब्ज चेक की और जब मेरी नजर उसकी गर्दन की तरफ पड़ी तो मैं हैरान हुई। वहां पर कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता था जो शायद मैंने भी देखा हो और हर औरत इस चीज को समझती हो। लेकिन ये मामला कुछ अलग सा लग रहा था। इस निशान का मतलब मैं नहीं समझी, लेकिन मुझे इस निशान से फिलहाल इतना मसला नहीं था। मुझे उसे होश में लाने के लिए कुछ करना था। मैंने उस लड़की को कपड़ों से आजाद करने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे। मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका तो सारा, पता नहीं क्यों आज उस मरीजा को देखकर मुझे एक दिन याद आ गया। अचानक से वो बात मेरे दिमाग में आ गई। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की आपस में दोस्ती हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे की खबर सबको हो जाती है। और हमारा अस्पताल तो बहुत बड़ा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और सारे अच्छे लोग ही आते थे। गरीबों के लिए अलग कोटा था, अमीर लोग भी यहाँ पर आ जाया करते थे। हमें याद है कि एक दफा डॉक्टर साइदा के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और जब हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई है, आपकी शादी है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी शादी नहीं है, लेकिन मेहंदी उन्होंने बिल्कुल दुल्हन जैसी लगवाई हुई थी। और फिर वो 3 दिन कहीं गायब भी रही थी और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी पर चली गई थी। लेकिन जब वापस आई तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं थी।
बहुत चुपचाप और परेशान रहती थी। सब लोग कहते थे कि शायद इनकी जिंदगी में कुछ हुआ है। उनके कपड़े पहनने का अंदाज बदल गया था। ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ था। वो अमीर खानदान की थी, पर्दा नहीं करती थी और खुले गले भी पहन लेती थी, चुस्त कपड़े भी पहन लेती थी और उन्हें अच्छे भी बहुत लगते थे। लेकिन जब से ये वाली बात हुई थी, तब से उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और हिजाब करना शुरू कर दिया था। अचानक से किसी लड़की का ऐसे हिजाबी हो जाना अजीब ही लगता है। इंसान यही सोचता है कि शायद इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कभी उनके मामले में बोलने की कोशिश नहीं की। आज उनका इस तरह से एक मरीजा को छोड़कर भाग जाना कुछ बहुत ही अजीब था। उस लड़की की हालत बड़ी अजीब सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। मैंने उसे जल्दी जल्दी ड्रिप लगाई ताकि उसके जिस्म में थोड़ा पानी जाए और उसकी हालत बेहतर हो। सर्दियों में वैसे ही इंसान पानी कम पीता है। मैं उसकी पट्टी वगैरह भी कर रही थी। अब तो मेरे हाथ भी काम कर रहे थे। मुझे समझ आ गई कि डॉक्टर साहिबा क्यों भाग कर गई थी। ये केस तो बड़ा ही अजीब किस्म का था। गुस्सा भी आ रहा था। औरत कहीं भी महफूज नहीं है, उस आदमी के साथ भी नहीं जिसके साथ उसके माँ बाप उसकी मर्जी से शादी करवाते हैं। सारे रिश्तेदारों, दोस्तों और माशरे के सामने उसे मर्द के हवाले करते हैं कि अब ये तुम्हारी बीवी है। बीवी का मतलब क्या है कि सारी जिंदगी तुमने उसकी हिफाजत करनी है। मर्दों को अगर ज्यादा अक्ल और ज्यादा मजबूत जिस्म दिया गया तो इसलिए कि वो दूसरे कमजोर की हिफाजत करे, ना कि इसलिए कि उसके ऊपर अपना रूप जमाए। लोग कहते हैं कि दोज़ख में औरतों की बहुतात ज्यादा होगी, लेकिन अब मुझे मामला देखकर ऐसा लगने लगा है कि औरतों की नहीं, मर्दों की ही तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि मर्द जितना जुल्म कर रहे हैं औरतों पे और औरतें बर्दाश्त कर रही हैं, उतना औरतें तो किसी पे जुल्म नहीं कर रही हैं। अगर आपका शोहर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और आप कहें कि नहीं मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है, तो वो भी कहीं न किसी पॉइंट पर किसी न किसी हवाले से जालिम होता ही है और जालिमों का मकाम तो दोज़ख ही है ना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई। मैंने उसके घर वालों को तसल्ली दी। मुझे अभी उनसे पूछना भी था कि मामला हुआ क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से कुछ कर सकूं। जब मुझे एक नर्स ने कहा कि तू क्या कर रही है, जिस मरीजा को डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया तू बैठकर उसका इलाज कर रही है। अगर उसको कुछ हो गया तो तेरा कैरियर यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा कौन सा कैरियर है यार, मैं तो एक नर्स हूँ। मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सामने वाले अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साजना ने भी इनकार कर दिया, तो क्या करें, उठाकर बाहर फेंक दे। उसने कहा कि देख, मैं तेरे मामले में नहीं बोल रही, लेकिन तू गलत कर रही है। मैंने कहा कि बस ठीक है, जो भी है मुझे करने दे। मैं उन लोगों के पास गई और मैंने कहा कि ये क्या मामला है। आप लोग तो शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं थी तो लड़का इस तरह का था तो आपको पहले देखना चाहिए था। अब आप उठाकर यहाँ ले आए हैं। हालत इसकी बहुत बुरी है। अगर कुछ हो गया तो अस्पताल का भी नाम खराब होगा और मेरा भी। आप लोगों को नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उसमें से एक लड़की आगे बढ़ी और उसने कहा कि मैंने तो पहले ही इनको कहा था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी लड़की ने उसको चुप करवा दिया। मैंने कहा कि अब इसको क्यों चुप करवा रही हो, मुझे बताओ तो। वो कहने लगी कि इस लड़की का नाम गजाला है, वो नॉर्मल नहीं थी। मैंने कहा कि क्या मतलब नॉर्मल नहीं थी। तो लड़की ने कहा कि बात ऐसी है कि वो शादी से बहुत ज्यादा डरती थी और शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम लोग जो कुछ शादीशुदा कज़नों को जानते हैं, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब बातें बता के डरा दिया था। पता नहीं वो डरती थी या शायद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी। लड़के का नाम अदील है, इस शहर का सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। इसलिए जब उसका रिश्ता आया तो घर वालों ने फौरन हाँ कह दिया और कहा कि शादी फौरन से फौरन हो जाए, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर जबरदस्ती उसकी शादी कराई गई। उसने कहा था कि मैं कभी भी उस शादी को दिल से कबूल नहीं करूंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि हमें उसकी इन हरकतों के बारे में पता नहीं था। हम लोगों ने लड़के वालों से बात की थी कि लड़की थोड़ी सी मासूम है,
تو मैंने कहा था कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने लगेंगे और शादी तो एक ओपन सीक्रेट होता है, सबको इसके बारे में पता होता है, सब एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अब आपके सामने है सब कुछ। अब ये तो हमें नहीं पता कि बाकी के मामलात क्या हैं, लेकिन इसका शोहर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और वो भी रास्ते में था, हो सकता है अभी यहाँ पर पहुंच जाए। मैंने कहा कि अब उसका यहाँ पर क्या काम है, वो यहाँ आकर क्या करेगा। अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे 2-4 बातें सुना दूंगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही उन मर्दों पर गुस्सा आता था। यहाँ पर इस तरह के बहुत से मामलात देखने को मिलते थे। औरत अंदर तकलीफ में होती थी, मर्द बाहर सो रहा होता था। मुझे देख देख कर गुस्सा आता था। कभी कभी मैं बाहर आती थी तो पता चलता था कि मर्द वापस चला गया है और मैंने दवाई मंगवानी होती थी, इसलिए मुझे ऐसे लोगों को देख कर ही चिढ़ चढ़ने लगती थी। और अब जिसने ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, वो यहाँ पर किस मुंह से आने वाला था। मैं वापस अंदर चली गई। गजाला को होश नहीं आ रहा था, वो बेहोश पड़ी थी। उसके जख्मों की पट्टी तो मैंने कर दी थी और उसे ड्रिप भी लगाई थी, लेकिन उसे बहुत तेज बुखार था। मैं किसी तरह डॉक्टर साइदा को कहना चाहती थी कि एक दफा आकर चेक तो कर ले, लेकिन वो जिस तरह से गई थी, मुझे नहीं लगता था कि वो वापस आती। अगर उनको चेकअप करना होता तो वो कर लेती। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उन लड़कियों के साथ एक जवान खूबसूरत मर्द खड़ा था। गजाला को देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वैसे दुबली पतली थी और अच्छी शक्लो सूरत भी थी। पर ये लड़का तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह था। कहीं इसी वजह से उसने इस लड़की पर जुल्म तो नहीं किया कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान मर्द हूँ। उसे अपने ऊपर बहुत गरूर था। उसका कद 6 फुट से भी ऊपर था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लग रहा था। बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब मैं वहां पर गई तो वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं थोड़ा सा घबरा भी गई। उसने कहा कि कहाँ है मेरी बीवी। मैंने कहा कि वो जहाँ भी है, आप उससे अभी नहीं मिल सकते। आपको पता नहीं, ये औरतों का अस्पताल है। उसने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती जनाब। जिस जगह पर आपकी बीवी को रखा गया वहां पर और औरतें भी हैं। हम बाकी औरतों का पर्दा आपकी वजह से तो खराब नहीं करवा सकते। उसने कहा कि आपने क्यों ऐसी जगह पर मेरी बीवी को रखा है, उसे आप लोग रूम में क्यों शिफ्ट नहीं करते। मैंने कहा कि अभी वो रूम में शिफ्ट करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो वार्ड में है। वहां पर उसकी ज्यादा अच्छी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि आते जाते हर कोई उसको देख सकता है। अगर रूम में रख देंगे तो हर टाइम तो नहीं हम लोग रूम में खड़े रह सकते, फिर आप लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। दिल तो मेरा कर रहा था कि बोल दूं, बड़ा आया तू फिक्र करने वाला, मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बीवी किधर है। अब मुझे अपनी बीवी की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर मैं वहां और खड़ी रहती तो मेरे मुंह से कोई न कोई बात निकल ही जाती, इसलिए मैं वहां से चली गई। मेरी दूसरी दोस्त ने कहा कि अब इसका शोहर भी आ गया है और ये वाकई बड़ा अमीर आदमी है, इसके घर की कहानी है। अब तू एक बात मान कि इस मामले से निकल जा, क्योंकि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो सारा मलबा तेरे ऊपर गिर जाएगा। मैंने कहा कि लड़की की हालत तो बहुत बुरी है, डॉक्टर साहिबा से बात करती हूँ। डॉक्टर साहिबा से बात करने का इरादा कर लिया। अब वही मुझे बचा सकती थी। मैं वाकई फंस गई थी। मुझे लगा कि बस थोड़ी बहुत दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये लड़की होश में नहीं आ रही थी और उसका बंदा बाहर खड़ा होकर पता नहीं किस किस को फोन कर रहा था, कैसे कैसे लोगों को बुला रहा था कि मेरे मरीज को आकर देख ले, मेरी बीवी है, उसकी हालत ठीक नहीं है, अस्पताल वालों के पास है, इधर आ जाएं। ऐसे में मामला खराब हो जाता और फिर डॉक्टर साइदा को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। एक मंजर जो मैंने देख लिया था, तो डॉक्टर हिजाब उतार कर बैठी थी, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने अपना हिजाब फौरन ठीक कर लिया। पर मेरी नजर उस चीज पर पड़ चुकी थी जो मैं देखना चाहती थी। उनको पता था कि मैं हूँ, इसलिए वो ज्यादा घबराई नहीं और फौरन से हिजाब कर लिया। मैंने कहा कि वो मामला तो खराब हो गया, उसका शोहर भी आ गया है।
वो ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या करती हो और क्या नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम है। मैंने कहा कि मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकती और अभी तो आपकी ड्यूटी है, आप कैसे जा सकती हैं? वो बैठ गई थी, उनकी ड्यूटी तो थी। क्यों? तुमने उस लड़की को यहाँ पर रोका। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगी। मैंने कहा कि इससे ज्यादा क्रिटिकल मरीज आते हैं हमारे पास, आप उसका इलाज कर दें और उनको कहीं के घर ले जाएं। लड़की को होश आ जाएगा तो वो ले जाएंगे। वो कहने लगी कि मैं नहीं कर सकती इसका इलाज और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने लफ्ज पर बहुत जोर दिया तो मैं वैसे ही समझ चुकी थी कि बात क्या है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर उनको कहती हूँ कि उसको कहीं और ले जाएं। मैं उस लड़की के कमरे में चली गई और उसकी गर्दन के ऊपर से बाल हटाकर एक निशान की तरफ देखा। बिल्कुल ऐसा ही निशान डॉक्टर की गर्दन पर भी था और ये निशान किसी चोट या किसी चीज का नहीं बल्कि कुछ और ही था। क्या मतलब था उसका? दोनों की गर्दन पर एक जैसा निशान कैसे हो सकता है? डॉक्टर साजिदा जो एक अच्छी डॉक्टर थी, सबकी मदद करती थी, नाइट ड्यूटी करती थी, वो इस लड़की को देखकर इलाज करने से इनकारी क्यों हो गई थी? बल्कि वो तो यहाँ से भाग रही थी। उसकी आंखों में नागवारी या थकावट नहीं थी बल्कि डर था। और जैसे ही उनको पता चला कि लड़की का शोहर भी आ गया था, उन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है। लेकिन वो अभी जा नहीं सकती थी, उनकी ड्यूटी का वक्त बाकी था। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो अपना हिजाब उतारकर उसी निशान के ऊपर हाथ लगा रही थी, जैसे किसी पुरानी याद को याद करके परेशान हो रही हूँ। मुझे देखते ही उसने फौरन हिजाब कर लिया। उसी निशान की वजह से उन्होंने हिजाब करना शुरू किया था, क्योंकि ये निशान बहुत बड़ा था और देखने से साफ पता चलता था कि किस चीज का निशान है। ऐसे निशान को आप सरेआम नहीं दिखा सकते थे, वरना लोग आपसे सवाल करने से पहले ही जवाब जान जाते कि निशान किस चीज का है। इसलिए शायद उसने हिजाब करना शुरू किया था, सिर्फ उस निशान को छुपाने के लिए, और कोई दूसरा मकसद नहीं था। उनके हिजाब का सिर्फ यही मकसद था। लेकिन अब मैं क्या करती? मैं दोबारा उस लड़की के पास गई और मैंने उसके घर वालों को कहा कि आप उसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उसे होश नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको ले जाएंगे, हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई है, वो बस अभी आती होगी। उसके लिए खास किस्म की एम्बुलेंस बुलाई गई थी जिसमें क्रिटिकल मरीजों को ले जाया जाता था, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती थी और हर तरह का निजाम होता था। वो लड़की जो गजाला के साथ आई थी और मुझे बड़ी चिढ़कर सारी बातें बता रही थी, मैंने उससे कहा कि जरा इस तरफ आना, मुझे उससे एक बात करनी है। वो वहां पर आई कि तुम क्या लगती हो उस लड़की की? उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बहन है और जो बाहर बैठा है वो मेरा बहनोई है। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हो चुकी है? तो वो मुझे हैरान होकर देखने लगी और सोचने लगी कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा कि देखो, जो भी बात है मैं तुम्हें भी समझा नहीं सकती हूँ, बस मैं जो पूछ रही हूँ तुम मुझे बता दो, क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हुई है? उसने कहा कि नहीं, इन लोगों ने तो हमें यही बताया कि शादी नहीं हुई है, और ऐसा लगता भी नहीं क्योंकि हमने पता करवाया था। इनको तो पूरा शहर जानता है, अगर ऐसी बात होती तो ये बात छुपने वाली नहीं थी। मैंने कहा कि तुम्हें यकीन है? उसने कहा कि हाँ, मुझे यकीन है, ये उसकी पहली शादी है, यही ठीक है। उसने कहा लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने उसे बताया कि अगर मुझे कोई ऐसी बात पता चली जो तुम्हारी मालूमात से मुख्तलिफ हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, तो मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और अपना नाम मीना बताया। अच्छी लड़की थी, अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान नजर आ रही थी। कह रही थी कि मेरी बड़ी बहन बड़ी मासूम थी, उसे किसी बात का पता ही नहीं था, वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, बस ये सोचा कि लड़का है बड़े अमीर खानदान से, इसलिए लड़की की मर्जी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं किया और शादी करा दी। मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम उसकी छोटी बहन हो ना, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना है। जो ख्याल बहनें रख सकती हैं कोई भी नहीं रख सकता। इतना ख्याल रखना इसका कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैंने उसे तसल्ली दे दी। अब मेरे पास एक सवाल था जिसका जवाब डॉक्टर साजिदा ही दे सकती थी,
اس لیے میں ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں ان سے ان کے ہسپتال میں کام کرنے والی ایک نرس بن کر نہیں بلکہ ایک عورت بن کر سوال کروں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب ایمانداری سے دیں گی۔ پر جب میں اس طرف گئی تو میرے قدم باہر ہی رک گئے۔ مجھے اندر سے کسی مرد کی آواز آنے لگی۔ یہاں تک کوئی مرد کیسے آ سکتا تھا؟ یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ وہ اندر اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ عدیل کھڑا تھا، غزالہ کا شوہر، اور اس ہسپتال میں آئی ہوئی ایک مریضہ کا شوہر۔ وہی آدمی جو غزالہ کا شوہر تھا، وہ یہاں پر ڈاکٹر سائدہ کے کمرے میں کیسے آیا اور اب ان کے پاس کیسے کھڑا تھا؟ وہ ان کے اتنے قریب کس حق سے کھڑا تھا؟ اچھا، تو تم یہاں چھپی بیٹھی تھی، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ کر نکال سکتا ہوں، لیکن تم نے اپنے بارے میں یہ خبر اڑائی کہ تم باہر کے ملک چلی گئی ہو، 1 مہینے کے لیے تو غائب ہی ہو گئی تھی۔ عدیل نے ایسے حق سے بولا تھا جیسے وہ کوئی وکیل ہے، اور ڈاکٹر سائدہ مجرم، اور وہ چپ چاپ کھڑی تھی، بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ ڈر تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور اس سردی کے موسم میں بھی ان کو پسینے آ رہے تھے۔ چلو اچھا ہے، آج میں اس ہسپتال سے ایک نہیں 2 عورتوں کو واپس لے کر جاؤں گا، کیونکہ دونوں ہی میری ہیں۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، مجھے کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ اب جاؤ اور اس لڑکی کا علاج کرو، آخر وہ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے۔ ساجدہ نے کہا کہ میں کبھی اس لڑکی کا علاج نہیں کروں گی، اچھا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر تمہارے ساتھ رہے گی تو خوار ہی ہوتی رہے گی، اس سے تو اچھا ہے کہ مر جائے تاکہ اس کی مصیبت ختم ہو جائے۔ اچھا، تو تم نے ابھی تک اس کا علاج نہیں کیا، اسے نرسوں کے حوالے کر دیا، اور وہ پاگل نرس، وہ تو مجھے شکل سے ہی پاگل لگتی ہے۔ یہ لگتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی تھی، جاؤ اور جا کر اس کا علاج کرو، نہیں تو تم پر کیس کر دوں گا کہ تم نے آن ڈیوٹی ہوتے ہوئے بھی ایک مریضہ کو چیک نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر نے اس آدمی کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ بات تو پوائنٹ کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم یہاں چھپ کر بیٹھی رہو گی اور میں تمہیں تلاش نہیں کر پاؤں گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس دن وہاں سے بھاگ جانے کے بجائے مجھے تمہیں اس دنیا سے بھیج دینا چاہیے تھا، نہیں تو آج کسی کی بیٹی اس حالت میں نہ پڑی ہوتی۔ یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے وہ لڑکی اس مقام پر پہنچی ہے۔ تم نے اتنی جلدی دوسری لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ بھی شادی کر لی۔ ہاں، ظاہر ہے اکیلے تو رہ نہیں سکتے تھے نا۔ اب مجھے ان کی باتیں کچھ سمجھ آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دیکھو، زیادہ باتیں نہیں کرو، اور میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ یہ وہی شکل ہے جس کے پیچھے تم پاگل ہو گئی تھی، اور 1 ہفتے میں تم نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، کبھی کبھی انسان کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں، جب اس کا برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی بھی میری عقل پر وہی پتھر پڑے ہوئے ہیں جو میں نے ختم نہیں کیا، وہ میں ختم کر دوں گی۔ اگر میں تم سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے سامنے آتی تو تم کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتے، لیکن اب میں کچھ بھی کر کے سارے سلسلے کو ختم کر کے ہی دم لوں گی، کیونکہ میرا تو تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہے، اور خبردار جو دوبارہ یہاں پر آئے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ ایک آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے کمرے میں بغیر پوچھے تم نہیں آ سکتے۔ اس بات پر عدیل ہنسنے لگا، مجھے اس کی مسکراہٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیوں ہنس رہا تھا۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میری شکایت کر دو۔ لیکن کیا شکایت کرو گی تم کہ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی، رات کا وقت تھا، اکیلی کھڑی تھی، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، اور میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی عدیل نے یہ کہا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ ڈاکٹر سائدہ کا شوہر تھا؟ اس کا مطلب کہ ڈاکٹر سائدہ نے شادی کی تھی لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا اور جھوٹ بولا تھا۔ وہ مہندی شادی کی ہی مہندی تھی، اور 1 مہینے کے لیے وہ غائب بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ حجاب کرنے لگی تھی، شاید اپنا حلیہ بدل لیا تھا تاکہ کسی کی پہچان میں نہ آئے، اور یہ شخص ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ معاملہ یہاں تک بھی تھا کہ ڈاکٹر سائدہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی، تبھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب تو مجھے ڈاکٹر سائدہ پر رحم آنے لگا تھا، اور میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اندر ہی کھڑا تھا،
थोड़ी देर वो और लड़ते झगड़ते रहे, पुरानी बातें याद करते रहे। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके ताल्लुकात बड़े ही बुरे गुजरे थे। शायद ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत जल्दी एक दूसरे को पहचान लिया था, इसलिए अलग अख्तियार कर ली थी। वो वहां से निकल गया तो डॉक्टर साइदा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अंदर गई तो मुझे देखकर अपने आंसू छुपाने लगी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप परेशान नहीं हो। मैंने ग्लास में पानी डालकर उनकी तरफ बढ़ाया और उनको कहा कि हिम्मत करें, हौसला करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या हिम्मत करूं, क्या हौसला करूं, कैसे सब कुछ ठीक होगा। उस आदमी को देखो, उसने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब उस लड़की की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा कि अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो आपने उस पर खुला का दावा क्यों नहीं किया, तलाक क्यों नहीं ली उससे। वो कहने लगी कि उसके पास बहुत पहुंच है, अगर मैं ऐसा करती तो ये मेरी डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल करवा देता, मैं बुरी तरह फंस जाती। एक गलत फैसले की वजह से मुझे अपना कैरियर भी खत्म करना पड़ता, इसलिए मैंने खामोशी में ही भलाई समझी और चुपचाप गायब हो गई। अपना हुलिया बदल लिया और शहर की नौकरी छोड़कर यहाँ पर आकर नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी ये किसी और लड़की से शादी कर लेगा और उसकी हालत भी ऐसी कर देगा। मैंने कहा कि क्या मतलब, उसकी हालत भी ऐसी? अंदाजा तो मुझे हो गया था। डॉक्टर साइदा ने सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम लोग मिले थे तो मुझे पता नहीं था ये इस तरह का इंसान है। मैंने भी इसकी शक्ल और इसकी बातें देखी थी। ये बहुत तमीज से बोलता था, बहुत ही इज्जतदार किस्म का इंसान लगता था, अमीर भी था और खूबसूरत भी। और जब भी औरत कहती है उसके साथ बुरा हुआ तो वो खूबसूरती के हाथों ही धोखा खाती है। मैं भी इसकी खूबसूरती पर मर मिटी थी। खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है और खूबसूरत मर्द किसी भी औरत को बुरा नहीं लगता, जैसे किसी खूबसूरत मर्द को खूबसूरत औरत बुरी नहीं लगती। मैं उसकी आंखों के भंवर में खो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी और हम अपनी जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। बस वो एक जल्दबाजी का फैसला था और हम लोगों ने एक हफ्ते की जान पहचान के बाद ही निकाह कर लिया था। मैं बहुत अच्छे से दुल्हन बनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये मुझे अपने घर लेकर गया था। उस वक्त इसका घर शहर में ही होता था। इसने कहा था कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि तुम एक डॉक्टर हो और इतनी खूबसूरत हो तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाएंगे। शायद इस बात पर गुस्सा करेंगे कि शादी इतनी जल्दी में क्यों की, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है और जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और ये मेरे कमरे में आया तो मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी के मसाइल तो अभी शुरू हुए हैं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। बस उसके बाद मेरे चेहरे पर कभी खुशी नहीं आई। पहले पहले ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से जैसे कोई दौरा पड़ गया हो और इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मेरा ये हाल हो गया। डॉक्टर ने अपनी गर्दन से हिजाब भी उतारा। मैंने उन्हें कहा कि उस लड़की के साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। तभी तो उसको देखते ही मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ अदील के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए वहां से चली गई थी, क्योंकि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने कहा कि इसकी हालत बहुत बुरी है, डॉक्टर आप प्लीज मेरे साथ चलें। अब डॉक्टर साजिदा ने हाँ में सर हिलाया और वो मेरे साथ चली आई। ये ऐसा ही था कि एक सोतन दूसरी सोतन का इलाज कर रही थी। जब डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो वो थोड़ी देर के बाद उससे होश आ गया। वो बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद उसके साथ भी यही हुआ था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे शायद अपना वक्त याद आ रहा था। उसने लड़की को सब कुछ बता दिया। वो लड़की कहने लगी कि मैं तो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मम्मा बाबा को ही किसी ने बताया था कि इसने पहले किसी लड़की से शादी की और वो एक डॉक्टर थी और उसके पास नहीं टिकी और भाग गई। मैं यही सोच रही थी कि जब एक डॉक्टर, एक समझदार इंसान ने भी इसके साथ रहना गवारा नहीं किया तो मेरे माँ बाप मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं। मैं तो पहले से ही इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। मुझे बचा ले, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। कितनी अजीब सी बात थी ना
کہ اس آدمی کی جو بیویاں تھیں دونوں ہی خوبصورت اور قابل تھیں۔ یہ لڑکی بھی سافٹ ویئر انجینئر تھی، تھوڑی بات کر کے پتہ چلا تھا، لیکن اب یہ دونوں ہی اس کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور دونوں کا فیصلہ اٹل تھا، کیونکہ یہ شخص پاگل تھا، جنونی تھا، نفسیاتی تھا، اسے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آتی جاتی تھی، لیکن یہ بیویاں رکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کو رکھا کس طرح سے جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس لڑکی کو اندر بلایا اور اسے بھی ساری بات بتا دی اور کہا کہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اسے چپ چاپ لے کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد یہ خبر گردش کرنے لگی کہ اس لڑکی نے اس آدمی سے خلا لے لی ہے، اس نے کیس کیا ہے اور خلا ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کا رد عمل نارمل تھا۔ میں نے کہا کہ اب آپ بھی خلا لے لیں، جب اس لڑکی کو ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی اپنی جان چھڑوا لیں اس نفسیاتی مریض سے۔ لیکن اس بات کا ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی اور حیران بھی کہ آخر بات کیا ہے، ڈاکٹر صاحبہ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ پریشان نہیں ہوں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں اس لڑکی نے بھی تو ہمت کی ہے، وہ تو آپ سے بھی زیادہ کم عمر تھی اور کتنی ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اتنی ہمت کی، اور آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ فوراً عدیل سے خلا لے لیں، دفع کریں اس کو۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ بولا، ڈاکٹر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کب سے میری ذاتی معاملات میں بولنے لگی ہو، اور تم کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ مجھے جو کرنا ہے میں کر لوں گی، چلی جاؤ تم یہاں سے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہی ڈاکٹر تھی جس نے مجھے اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں، اپنی شادی کی پہلی رات کے بارے میں سب کچھ بتایا، اپنے نشانات تک دکھائے، اور اب کہہ رہی تھی کہ تم کون ہو میرے معاملات میں بولنے والی؟ یہ کیا بات تھی؟ اچانک سے ان کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ جب میں نے 2 دفعہ کہا کہ اس آدمی سے علیحدگی اختیار کر لیں تو ان کو اتنا غصہ کس بات کا آیا تھا جو یہ مجھے اس طرح سے ڈانٹ رہی تھی اور بری طرح سے گھور رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہی تھی، تمہیں اس میں میرا فائدہ نظر آتا ہے؟ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے، کتنا امیر آدمی ہے؟ خیر تم سے کیا بات کرنی ہے، تم لوگ تو غریب ہو، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ ڈاکٹر نے تو میری بے عزتی کر دی اور میں حیران رہ گئی۔ جب میں نے یہ بات اپنی دوست کو بتائی تو اس نے کہا کہ اچھا ہوا ہے تیرے ساتھ، کیوں دوسروں کے معاملات میں بولتی ہے؟ اس لڑکی کے لیے بھی تو نے اپنی نوکری داؤ پر لگا دی تھی، اب تو اس ڈاکٹر کی باتیں سن رہی ہے، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر۔ میں نے کہا کہ لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے ڈاکٹر نے اس لڑکی کا علاج کرنے سے انکار کیا، بعد میں مجھے یہ بتایا کہ میں نے انکار کیوں کیا، مجھے ساری کہانی سنائی، کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ برا آدمی ہے، اور اب جب وہ لڑکی اس آدمی کی زندگی سے نکل گئی ہے اور یہ پھر سے اس کی پہلی اور اکلوتی بیوی بن گئی ہے تو اب یہ کہتی ہیں کہ یہ میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے میری دوست نے کہا کہ ہمیں سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر، یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ اور یہ معاملہ واقعی ہی ادھر دب گیا، لیکن ابھی بھی ایسی بہت سی کڑیاں تھیں جو سلجھی نہیں تھیں۔ ڈاکٹر ساجدہ کو ہم نے ہمیشہ ہسپتال میں ہی دیکھا تھا، ہمیں وہ اچھی انسان لگتی تھی کیونکہ وہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بولتی تھی، لیکن آج کل ان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا اور وہ عجیب سی باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کو اپلیکیشن دیتے ہوئے دیکھا، ان کو 3 مہینے کی چھٹی چاہیے تھی اور ان کی اپلیکیشن منظور ہو گئی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکل رہی تھی تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ خیریت ہے، آپ نے اتنی لمبی چھٹی لی، آپ تو 1 دن کی چھٹی نہیں کرتی۔ میں ان سے پھر بھی عزت سے پیش آنے کی کوشش کر رہی تھی، برا برتاؤ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اچانک سے آپ میرے لیے اتنا برا کیوں سوچنے لگی ہیں؟ آپ نے تو مجھے اپنے دل کی ہر بات بتائی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں بتائی تھی اپنے دل کی ہر بات، لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیا تھا کہ تم میرے معاملات میں بولو، اپنے کام سے کام رکھو، میری مرضی میں جو کروں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے پرسنل معاملات کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی ہوں،
तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? तजस्सुस हो रहा है तुम्हें और कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो वाला मामला तो नहीं हो रहा कहीं तुम्हारे साथ? उन्होंने तो मेरी अच्छी भली बेइज्जती कर दी थी। अब मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि माजरत, मैं आइंदा आपके किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि वो यहाँ की गायनी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर थी और मैं एक मामूली सी जनरल वार्ड की इंचार्ज नर्स थी। मेरा उनके साथ क्या मुकाबला था? ये तो वही बात थी कि जंगल में रहकर शेर से बैर, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद ही हमें जो खबर सुनने को मिली, हम तो हैरान रह गए। और उसके बाद मुझे गजाला की बहन की कॉल आई और रात में उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं ये सोचने की सलाहियत ही खो बैठी कि कौन सही था और कौन गलत। मुझे ये पता चला था कि डॉक्टर साइदा अदील की जिंदगी में वापस आ गई हैं। उन्होंने फिर से अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें डॉक्टर साइदा फिर से दुल्हन बनी। सारे लोग आए और उन लोगों ने अपने आपसी झगड़े को खत्म करके एक दूसरे की जिंदगी में एक नया कदम रखा और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी का इन्नेकाद किया। वहां पर शहर के बड़े बड़े लोग आए और वो वहां पर खुशी खुशी अपने शोहर के साथ खड़ी थी और अब उसके घर में वापस चली गई है। मैं हैरान रह गई कि वो तो कह रही थी कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती और जिसने इतना बुरा किया हो उसके पास वापस कौन जाता है। खैर रात हुई तो मुझे गजाला की छोटी बहन की कॉल आई और उसने कहा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारी बहन के साथ जो भी हुआ हो, वो आदमी बहुत अमीर था, उसके पास बड़े पैसे थे, लेकिन उसकी पहली बीवी ने चाल चली, हमारी बहन का दिमाग खराब कर दिया। उसे कहा कि ये है ही बुरा और मैं भी उसको छोड़ने वाली हूँ, तुम भी छोड़ दो। और जब मेरी बहन ने उसको छोड़ दिया तो उसने खुद उसके साथ अपने मामला सीधे कर लिए। आपके अस्पताल की डॉक्टर ने हमारी मासूम बहन के दिमाग के साथ खेल खेला है। अरे अगर सब कुछ उलझा हुआ था तो वो बाद में सुलझाया भी तो जा सकता था। वो लड़का तो माफी भी मांग रहा था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि मैंने उसके साथ नहीं रहना और इतना मामला खराब हो गया। लेकिन अब वो उसकी जिंदगी में वापस चली गई है और हमारी बहन के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने उसको छोड़ दिया। लगता है इस लड़की में ही कोई गड़बड़ है और अब हमें लगता है कि उसकी दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ी परेशान थी, मुझसे अपने दिल की बातें कर रही थी और मैं बातें सुनते हुए ये सोच रही थी कि दुनिया में किस किस्म के लोग हैं। डॉक्टर ने उसको छोड़ दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी जिंदगी में एक और जवान खूबसूरत लड़की आई है तो चाल चल के उसे उसकी जिंदगी से निकाल कर फिर से वापस उसकी जिंदगी में चली गई। क्योंकि वो बेशक नफसियाती और पागल ही था, लेकिन वो था तो बहुत अमीर आदमी। ये तो सबको पता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत कुछ था, इसलिए शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि इतने अच्छे इंसान को क्यों छोड़ा जाए, प्यार मोहब्बत से ठीक भी तो किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर साहिदा ने यहाँ उसे अस्पताल में ड्यूटी करना छोड़ दिया और वो शहर के बड़े अस्पताल में काम करने लगी। उन्होंने अपना जाती क्लिनिक भी बना लिया और वो लाखों में खेलने लगी। बल्कि उन्होंने एक साल के अंदर ही अपने नाम से बड़ा सा अस्पताल बना लिया था। सुनने में आया था कि उसका सारा खर्चा उनके शोहर ने किया था। अब वो वहां पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही थी और हम लोग वहीं के वहीं खड़े थे, जो बिला वजह सबके लिए परेशान हो रहे थे। सबके लिए मेरे दिल में दर्द था, लेकिन मेरे साथ किसी ने भी अच्छा नहीं किया। क्योंकि जब मैं उस अस्पताल में नौकरी के लिए गई कि चलो प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिलेगी तो शायद ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, डॉक्टर ने मुझे नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया। क्योंकि उनके राज के बारे में मैं सब कुछ जानती थी, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग बताएं कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? मैंने तो यही सीखा कि बिला वजह किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ पर कोई किसी का नहीं है।